हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये 12th क्लास के लिए होगी, 12th ज्योग्राफी। और इसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 5 चल रहा है। टॉपिक का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और इस प्राथमिक क्रिया में हमने जितने भी कृषि हैं उनके बारे में पढ़ लिए हैं। आज जो लास्ट है इसमें संगठित कृषि जो होती है ना, उसके पार्ट को शुरू करेंगे। संगठित कृषि भाई, ठीक है। तो संगठित कृषि में सबसे पहले आता है, संगठित कृषि मतलब जो संगठन बना करके जो खेती की जाती है। और जो सबसे पहले आती है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। भाई सहकारी कृषि के बारे में सुने। इसमें क्या होता है भाई, एक समिति बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है। किनके द्वारा? किसानों के समूह के द्वारा, किसानों के समूह के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, एक समिति बन करके फिर सारे किसान अपनी भूमि को है ना उस समिति में दे देते हैं। यानी कि जिसके पास जितनी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को इस समिति के अंडर दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर फिर है ना एक बड़ा भू क्षेत्र का निर्माण होता है और उस बड़े भू क्षेत्र के ऊपर फिर खेती की जाती है। वो होती है सहकारी कृषि। इसमें क्या है, इसमें देख रेख जो है ना समिति के अंडर में होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, किसानों का एक समूह, ठीक है, किसानों का एक समूह मिलकर के क्या करे, एक समिति, एक कमेटी का निर्माण करता है, एक फर्म बनाता है, एक संस्था बनाता है, ठीक है। और वो संस्था फिर क्या करते हैं, सारे किसान मिलकर के उस भूमि को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर है ना जो किसान होते हैं अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, यानी कि स्वेच्छा से, सब इच्छा यानी खुद की इच्छा से ये इकट्ठे होते हैं। और इस कृषि का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर अधिक से अधिक लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, लाभ कमाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो है ना, ये जो सहकारी जो समिति बनी, जो सहकारी जो संस्था बनी, इसका काम क्या होता है कि मान लो एक संस्था बना दी, वो संस्था करती क्या है, तो वो संस्था क्या करेगी, वो संस्था इन किसानों की हेल्प करती है, ठीक है। जितने भी फार्मर इसके अंदर शामिल हुए हैं ना, सबकी हेल्प करेगी। हेल्प किस प्रकार से करती है, कृषि के अंदर कृषि कार्य में शामिल होने वाले जितने भी प्रकार की वस्तुएं या उत्पाद या जो पदार्थ इनको चाहिए होता है ना, जो भी कृषि कार्य करने के लिए कोई औजार चाहिए, मशीन चाहिए या कोई बीज खाद जो भी कुछ चाहिए ना, उनसे संबंधित जो हेल्प करनी होती है वो कौन कर रही है, वो सहकारी संस्था करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि कृषि के अंदर जो उत्पादन हुआ या जो उत्पाद हुआ ना, उसको खरीदने से लेकर के बेचने तक का जितना भी कार्य है ना, वो सारा का सारा इस सहकारी संस्था के द्वारा ही होता है, ठीक है। बेचने का कार्य, उसके मोल भाव का निर्धारित करना, वो सारा कार्य सहकारी संस्था ही करती है, ठीक है। अब बात ये है कि इसके अंदर अलग से खास क्या है कि ये समिति बना करके करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि सारे किसान है ना मिलजुल करके खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि मिलजुल कर खेती करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है, इसमें जो भी उत्पादन होगा, जो भी इसके अंदर मिलकर के जिन्होंने अपनी भूमि जो इन्होंने इकट्ठी की है और इसके अंदर जो भी उत्पादन हुआ, इन्होंने जो उगाया और जितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ना, उस उत्पादन के ऊपर सभी का बराबर का अधिकार होता है, ठीक है ना। सबका बराबर का अधिकार होता है, सभी सदस्य का समान अधिकार होता है। क्लियर है। उसके बाद यहां पर दूसरी बात क्या है कि है ना, एक तो व्यक्ति अपना खुद का फार्म बनाए, ठीक है, उसमें इतनी सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं करवा सकता, लेकिन एक जो है सहकारी संस्था के अंडर अपना काम करे, अपनी कृषि करे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें सारे संसाधन जो है जुटाए जा सकते हैं, ठीक है। क्यों जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि भूजोत होता है ना, भूजोत का मतलब भूमि का आकार, खेतों का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है भाई, ठीक है। खेतों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखो मान लो एक खेत एक किसान का हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, 4 5, ठीक है। इनके पास जितनी जमीन है उससे बन गया एक बड़ा फार्म, ठीक है। और इसके ऊपर खेती करते हैं फिर।
अब एक तो एक खेत के अंदर हम पानी की सुविधा, ट्रैक्टर की सुविधा या नए नए बीज खाद नहीं ला सकते, लेकिन इतने बड़े फार्म के ऊपर हम पानी की सुविधा भी कर सकते हैं अपनी खुद की, यहाँ पर खुद की मशीनें ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि कृषि के अंदर सुविधाएं बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ा क्या है कि कृषि जो है उसके अंदर मशीनीकरण हो जाता है, यानी कि अधिकतर कार्य फिर मशीनों से यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसमें बात करते हैं उत्पादन की। तो उत्पादन जो होता है ना भाई, उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि देखो बड़ा क्षेत्र हो गया, भूजोत बड़ा हो गया, खेतों का आकार अधिक हो गया, है ना, बड़ा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर मशीनें हो गई, बीज अच्छे होंगे, उर्वरक होंगे, सभी चीजें इसके अंदर होंगी, तो यहाँ पर कहता है उत्पादन भी, कहता है उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर लास्ट, और ये है कि ये कहाँ पर की जाती है, इनके क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जिनमें हम बात करें नॉर्वे है, स्वीडन है ना, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, उसके बाद बेल्जियम है, और इसके अंदर एक इटली है। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर ये खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता इसको जो है ना वो डेनमार्क में मिली भाई। सबसे ज्यादा सफलता अगर पूछ ले सहकारी कृषि को कहां पर मिली, तो वो मिली डेनमार्क के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी के अंदर है ना मैं दूसरी कृषि समझा देता हूं ताकि हम तुलनात्मक भी पढ़ लें, आसान होगा। ठीक है, सहकारी कृषि, दूसरी आती है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि और देख लो भाई, सामूहिक कृषि में क्या होता है, इसके अंदर है ना पहले देखेंगे इसका जन्म कहाँ हुआ। इसका जन्म हुआ सोवियत संघ में। सोवियत संघ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा टॉपिक बनता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कुछ देश जो है, एक रूस जो बड़ी शक्ति उसके साथ में लगभग 15 देश और शामिल थे। ठीक है, जो आज अलग देश बन गए हैं, इसमें 15 देश शामिल थे। ठीक है, बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, उसके बाद उसका विघटन हो गया था, टूट गया था वो। ठीक है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ, पूर्व सोवियत संघ के अंदर इसका जन्म हुआ भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस कारण सामूहिक कृषि को जन्म दिया गया, इसको क्यों लागू किया गया। तो यहाँ पर कहता है कि खेती की दशा सुधारने के लिए, कृषि की जो हालात थी ना, कृषि की जो दशा थी उसको सुधारने के लिए इसका जन्म किया गया। ठीक है, दूसरा उत्पादन में वृद्धि करना, ताकि उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके, हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आत्मनिर्भर बनना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा फिर आत्मनिर्भर बन जाएगा, लोगों को काम मिल जाएगा, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ कारण जिसके कारण सामूहिक कृषि को क्या किया गया, सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो यहाँ पर देखो इसकी विशेषताएं देखेंगे, जिनसे पता चलेगा कि इस कृषि के अंदर किस प्रकार कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कहता है भाई कि यहाँ पर है ना जो भी किसान इसमें शामिल होता है वही समूह बनता है यहाँ पर भी। ठीक है, और उस समूह में कहता है जो भी किसान इसमें शामिल होता है ना, उसके पास जो भी संसाधन है, अपने जो भी संसाधन है, यानी कि उसके पास जो पशु है, यानी कि पशुधन, ठीक है, जमीन, भूमि, यानी कि ठीक है वहां से, और खुद श्रम, इसके अंदर सारी चीजें वो इसमें जमा करवा देते हैं, यानी कि इसमें शामिल हो जाती हैं, इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब इसमें आता है ना तो संसाधन, पशुधन, जमीन सब कुछ लेकर के इसमें शामिल होता है, उसमें मिलकर के खेती करता है, इन चीजों को शामिल करता है। उसके बाद दूसरी बात करें तो यहाँ पर इसकी दूसरी विशेषता पता क्या है कि यहाँ पर जो काम करने वाला है ना, जिसने अपना यहाँ पर जमीन दी है, जो श्रम कर रहा है, उसको क्या किया जाता है, उसको व्यक्तिगत तौर पर एक भूमि का अलग से छोटा टुकड़ा दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर भूमि का अलग से एक टुकड़ा दिया जाता है। वो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है ना, सब्जी उगाना, ठीक है, या दूसरे प्रकार के कार्य जो है उसके अंदर वो कर सकता है। ठीक है, उसका खुद का एक वहां पर रहने के लिए उसे एक क्वार्टर मिलेगा, एक जगह मिलेगी, और उसके साथ में एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसमें सब्जी उगा सकता है या फिर अपने पशुओं को वहां पर बांध भी सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल हो गया। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता यहाँ पर क्या है, इसमें है ना सरकार शामिल होती। सहकारी कृषि में सरकार का कोई रोल नहीं था, इसमें सरकार शामिल होती है, और वो सरकार क्या करती है कि जो वार्षिक जो उत्पादन होना है ना, जो एक साल में जो उत्पादन होता है उसका लक्ष्य, उसका टारगेट सरकार ही तय करती है कि इस फार्म हाउस के अंदर इतना लक्ष्य, तो इतना उत्पादन तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उससे फिर खरीदती भी कौन है, उसे खरीदती है सरकार। कौन खरीदती है, सरकार खरीदती है। जो निर्धारित मूल्य जो तय होते हैं ना, उन निर्धारित मूल्यों पर सरकार इस उत्पादन को खरीदती है।
और इसमें सबसे बड़ी बात ये कहता है कि अगर मान लो जो निर्धारित किया लक्ष्य, यहां पर निर्धारित कर लिया कि 100 क्विंटल अनाज होना है, ठीक है, और उसके बाद कहता है उससे फालतू 110 क्विंटल हो गया, तो कहता है जो ऊपर का जो 10 क्विंटल है ना, वो यहां पर काम करने वाले सभी लोगों के बीच में आधा आधा बांट दिया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, बात समझ में आई। सरकार ही क्या करती है, वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य तय करती है, उसको निर्धारित रेटों में खरीदती है, और उसके बाद कहता है कि अगर उत्पादन अधिक हो गया तो उनको क्या, तो बाजार में बेच करके उनको उनका प्रॉफिट दे दिया जाता है, और अगर मान लो प्रॉफिट नहीं तो जो उगाया गया है ना उस हिस्से को इनमें बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, उसके बाद ये कहता है कि जो व्यक्ति यहां पर है ना, जो यहां पर काम कर रहे जो व्यक्ति हैं, सभी सदस्यों को उनके काम के हिसाब से यहां पर भुगतान दिया जाता है, यानी कि जो काम कर रहा है भुगतान किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि यहां पर जो है ना, जो प्रॉफिट हुआ, जो यहां पर खरीदा सरकार ने, जो इनसे इन्हें जो प्रॉफिट मिला, उनको ये नहीं है, सहकारी कृषि में क्या पढ़ा था हमने कि बराबर बांट दिया जाता जो प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर प्रॉफिट है जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का कार्य किया है ना, कार्य के आधार पर भुगतान होता है, ठीक है ना, कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता है। और कहता है कि अगर मान लो किसी ने असाधारण काम किया है, साधारण का मतलब नॉर्मल होता है कि सभी एक जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, सब बराबर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अलग से मेहनत की है, अलग काम किया है, तो उसको कहता है उसको पुरस्कार स्वरूप या तो कुछ सामान दे दिया जाता है या उसे नगद पैसे भी दे दिए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, ठीक है। भुगतान यहां पर कार्य के आधार पर किया जाता है, असाधारण व्यक्ति को पुरस्कार के द्वारा सम्मानित भी यहां पर किया जाता है। अब उसके बाद यहां पर क्या कहता है कि यहां पर जो उत्पादन हुआ ना, उत्पादन हुआ, और दूसरा जो मशीनें यहां पर लाई गई है, किराए पर भाड़े पर जो मशीनें लाई गई है ना, उनके ऊपर टैक्स दिया जाता है, यहां पर टैक्स लिया जाता है, उत्पादन के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है, और जो मशीनें जो किराए भाड़े पर थी उनके लिए भी इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कर देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये थी हमारी क्या, हमारी सामूहिक कृषि, ठीक है। इस सामूहिक कृषि के अंदर है ना, यहां पर सोवियत संघ में इसको है ना कोल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज, ठीक है, इस प्रकार भी लिखा जाता है कोल खोज, ठीक है, और उसके बाद इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है कोल खोज, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछेगा कि सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक इसमें एक और देख लो भाई, एक आता है सरकारी फार्म, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं कि सरकारी फार्म क्या है, सामूहिक फार्म तो हो गया, लेकिन सरकारी फार्म के बारे में और अगर पूछ लेते हैं, सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सौ खोज, सौ खोज, यानी कि जिस प्रकार उसको कोल खोज कहा जाता है ना, उसी प्रकार इसको सौ खोज के नाम से जाना जाता है। इसमें और इसमें अंतर बता देता हूं कि सामूहिक कृषि में, सामूहिक फार्म में और इसमें अंतर क्या है, बस दो बातें सुन लो, टॉपिक कंप्लीट। यहां पर कहता है कि इसके ऊपर है ना सरकारी फार्म है, तो यहां पर देखो सामूहिक फार्म को संभालने वाली संस्था हुआ करती, संस्था बनाते हैं यहां पर ये, ठीक है। वैसे सरकार इनको निर्धारित करती है, लेकिन संस्था यहां पर क्या करती है, संस्था संभालती है, प्रबंधन का कार्य है, यहां पर जो भी क्या उगाना है ये सारे कार्य संस्था संभालती है, लेकिन यहां पर प्रबंधन जो होता है, जो मालिकाना जो अधिकार है, जो स्वामित्व, वो किसका है, वो सरकार का है, पूरी तरह से सरकार का इसके ऊपर अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो काम करने वाले जो श्रमिक है ना, उनको यहां पर वेतन पर रखा जाता है, ना कि इसमें क्या था, प्रॉफिट के हिसाब से भुगतान होता था, लेकिन यहां पर वेतन दिया जाता है श्रमिकों को, ठीक है। जितना कार्य किया उसके हिसाब से यहां पर क्या कर दो, उनको वेतन दे दो। और इसकी तीसरी जो इनसे अलग बातें हैं, वो तीसरा ये है कि हमने पढ़ा था ना कि यहां पर एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, व्यक्तिगत तौर पर भूमि का टुकड़ा दिया जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सामूहिक फार्म के अंदर, लेकिन यहां पर है ना ये भूमि का टुकड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो सरकारी फार्म और सामूहिक फार्म में आपको अंतर पता चल गया होगा, तीन ही अंतर है। सबसे पहले तो इनका नाम देख लो, सामूहिक फार्म को कोल खोज कहा जाता है, सरकारी फार्म को सौ खोज कहा जाता है, प्रबंधन यहां पर सरकार का होता है, ठीक है, पूरी तरह से स्वामित्व तो सरकार का होता है, लेकिन वहां पर संस्था करती है, यहां पर श्रमिकों को वेतन दिया जाता है, वहां पर कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता है जो प्रॉफिट होता है, और यहां पर भूमि का टुकड़ा नहीं दिया जाता है, वहां पर भूमि का टुकड़ा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।